हेलो ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से जेई मेंस पीवाईक्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था आप सबके लिए जेई मेंस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चंस में गिवन है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स। ओके, मास गिवन है हमारे पास और टाइम टेकन टू रीच इट्स जेनिथ, मतलब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस बॉल को। तो थोड़ा सा सिचुएशन को मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है v नॉट। आपने इसको v नॉट रफ्तार से प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे पहले हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि कोई भी बॉल को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस समय ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं करते थे। यहाँ पे क्या होगा कि बॉल जैसे से आगे बढ़ रहा है किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी v और v टाइम टू टाइम डिक्रीज कर रहा होगा। उस समय इसका वेट तो नीचे लगेगा mg। ठीक है, सही बात है सर। और इस बॉल पे एक जो है ड्रैग फोर्स एफ डी, और एफ डी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है एम गामा और भी स्क्वायर ये है। और ऊपर के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी। तो और फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ये बॉल, उस समय इस बॉल का जो फाइनल रफ्तार होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो हर जगह जो अगर इंटायर्ड मोशन में अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही लगेगा कि रिटार्डेशन होगा तभी तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर यूज करोगे तो आप समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है हमारे पास वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है आप। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज माइनस ऑफ एम जी के वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज जी। और जो ड्रैग की वजह से एक्सेलरेशन आएगा दैट इज गामा टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। लिख सकता हूँ समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे का डायरेक्शन आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो बिकॉज इसमें भी का टर्म आ गया और भी हमारे पास टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, भी इज नॉट कांस्टेंट। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में हमें जो कैलकुलेशन हम लोग करते थे वही यूज करेंगे। एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस करोगे किससे, dv बाई डी टी से। dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस जी प्लस गामा इंटू भी स्क्वायर। क्या मैं कर सकता हूँ? ओके, अब जो dv है उसके साथ ले आओ भी वाला टर्म, दैट इज जी प्लस गामा, गामा इंटू भी स्क्वायर है। और राइट साइड बचा मेरे पास माइनस डी टी। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा कहानी बन जाएगा टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। लेकिन इंटीग्रेशन आप रैंडम नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेप का ध्यान रखेंगे कैसे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में। तो मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि भी स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं 1 बना रहा हूँ ताकि मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला वैलिड हो जाए। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इससे गामा कॉमन ले लीजिए। आप अगर गामा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाए कितना, जी बाय गामा, जी बाय गामा प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। लिमिट अभी नहीं ले रहा हूं मैं, लिमिट थोड़ी देर में लेगा। पहले सिंपल कर लेते हैं सारा सिचुएशन को। टेस्ट पार्ट में इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब जो हमारे पास आ गया तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके लिखता हूँ। डीवी और गामा, गामा को आप राइट साइड भी भेज सकते हैं, गामा को राइट साइड ही भेज दो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे, तो भी स्क्वायर प्लस ये जो जी गामा है इसको रूट ओवर ऑफ जी बाय गामा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। माइनस गामा टाइम्स इधर गामा बाहर आ गया और डी टी हमारे पास। तो जब टाइम जीरो है उस समय रफ्तार जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दैट इज वी नॉट।
और किसी टाइम टी पे हमें पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा जब रफ्तार जो है वो हो जाएगा जीरो। ऐसा इसलिए मैंने सेट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों, आप पढ़ेंगे मैथ में, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये होता है प्लस सी। हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स का रोल भी प्ले कर रहा है और कांस्टेंट का रोल ये प्ले कर रहा है। तो फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a करेंगे तो आ जाएगा आपके पास क्या, रूट ओवर ऑफ गामा/g, और टेन इनवर्स ऑफ आ जाएगा कितना, x/a। x/a करेंगे तो v/ रूट ओवर ऑफ g/गामा आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड हो जाएगा आपके पास गामा और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट ले लोगे आप कहाँ से कहाँ तक, v0 to 0, और लिमिट यहाँ 0 से एनी टाइम t। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ से गामा डिवाइड कर लेंगे आपसे, तो रूट में जाएगा तो गामा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/रूट ओवर ऑफ जी गामा आ जाएगा आपके पास, जी टाइम्स ऑफ गामा। और लिमिट पुट करेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो पुट करोगे, माइनस टेन इनवर्स ऑफ v0 अपॉन रूट ओवर ऑफ g/गामा। ओके, और राइट साइड बचेगा, दैट इज गामा टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आंसर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसके लिए स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर लूँ फाइनल, टेन इनवर्स जीरो, तो ये जीरो होगा, टेन जीरो जीरो होता है, और ये माइनस को, यहाँ माइनस साइन था आपके पास, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1/रूट ओवर ऑफ जी टाइम्स ऑफ गामा, टेन इनवर्स ऑफ v0 अपॉन रूट ओवर ऑफ g/गामा इक्वल टू, हम ये गामा डिवाइड कर चुके ना, ये गामा यहाँ से हटा दो बिकॉज आपने डिवाइड ऑलरेडी कर चुका है। ये गामा यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा क्या, टी का टर्म होगा। ठीक है, ओके, टी का टर्म होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टी माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है गामा/, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है गामा/जी v0 टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, टेन इनवर्स ऑफ, ये ऑप्शन बी मिल रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि अ स्प्रिंग हुज ऑन स्ट्रेच लेंथ इज एल हैज अ फोर्स कांस्टेंट के। ओके, एक स्प्रिंग है आपके पास, उसका अनस्ट्रेच लेंथ एल है और उसका फोर्स कांस्टेंट के। ओके, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू पीसेस ऑफ ऑन स्ट्रेच लेंथ L1 L2, और L1 और L2 में रिलेशन दिया हुआ है, एन इंटीजर है, तो K1/K2 का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं इस स्प्रिंग की बात करूं, तो स्प्रिंग को कट करने से पहले ये समझिए, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। लेंथ बढ़ाओगे तो स्प्रिंग का कांस्टेंट वो घटेगा, ये बात, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका कांस्टेंट कम। अब इसी, जो हमारे पास स्प्रिंग है, इसको जो दो पार्ट्स में कट कर दिया गया है, दो पार्ट्स में L1 L2 में, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा L1 पार्ट्स और ये हमारा L2 पार्ट, L2 पार्ट। L1 का लेंथ गिवन है आपको K1, और L2 का लेंथ क्वेश्चन में बोला है, सॉरी L2 का स्प्रिंग कांस्टेंट, L1 का लेंथ मतलब फर्स्ट पार्ट का लेंथ L1, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका लेंथ L2, L2 स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ओके, अगर मैं दोस्तों आपसे K1/K2 का रेशियो पूछ दूं, तो K1/K2 इज व्हाट, दिस इज L2/L1, क्या मैं बोल सकता हूं? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट से कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस रेशियो को यूज करके अगर मैं K1 लिखना चाहूँ, K1 आप क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन टोटल लेंथ L1 प्लस L2 इंटू के।
ये आप के लिखने के लिए रेशियो से मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ रेशियो का। ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे K2 लिखना हो, K2 इज़ व्हाट, K2 इज़, और K2 L1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो L1 अपॉन टोटल लेंथ लिख सकते हैं, L1 प्लस L2, और इनटू स्प्रिंग ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट के लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है आपको? तो हमें K1 K2 का रेशियो पूछ रहा है, तो चलिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L1 जो है, L1 इज n टाइम्स ऑफ L2, इसको अगर यूज कर लोगे, L1 की जगह पे n टाइम्स ऑफ L2 पुट कर लोगे, तो आपका K1 जो आ रहा है, K1 मैं लिख रहा हूँ, K1 इज L2 अपॉन n टाइम्स ऑफ L2 प्लस L2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट लिख सकता हूँ मैं। L2 कॉमन ले लो, दिस इज K अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा आपका। ग्रेट। अगर आप K2 लिखना चाहेंगे तो n टाइम्स ऑफ L2 अपॉन n टाइम्स ऑफ L2 प्लस L2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा कितना, K2 आ जाएगा आपके पास n बाय n प्लस 1 इंटू के। ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो K1/K2। अगर आप K1/K2 का रेशियो निकालें, तो K मेरा K1 है कितना, K अपॉन n प्लस 1, और K2 है हमारे पास n टाइम्स ऑफ K अपॉन n प्लस वन। तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 1/n आ जाएगा, ये हमारा n है। तो 1/n ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब याद रखेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और कटिंग करने पे कुछ ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन आएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया रखा है कि स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी on an inclined plane AB, which is making an angle theta with the horizontal. Okay, section BC is smooth and remaining CA is rough with coefficient of friction mu. It is found that block come to rest as it reaches the bottom point A of the inclined plane, and BC is twice of AC. So we have to calculate this relation mu equal to K times of tan theta, and value of tan theta we have to find. ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है, इसमें लेकिन बोल दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन का कुछ पार्ट जो है वो स्मूथ है और कुछ पार्ट हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और पॉइंट बी से हमने ब्लॉक को रिलीज किया, स्टार्ट स्लिपिंग। पॉइंट बी से हमने ब्लॉक को रिलीज कर दिया है। तो ये हमारा ब्लॉक का डायग्राम है जिसको मैं पॉइंट बी से रिलीज कर रहा हूँ। पॉइंट बी से आपने रिलीज कर दिया। दिस इज पॉइंट नंबर बी। और B2, ये C वाला पॉइंट जो है स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो। और C2 फाइनल A वाला पॉइंट जो है ये रफ है, रफ। दिस पार्ट इज रफ। मैं हैचिंग कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ FBD बना के समझाना चाहूँ, इस ब्लॉक का अपना वेट लगेगा इधर कितना, mg, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो इधर आएगा आपके पास mg, और ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। और इस पार्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब सॉरी फ्रिक्शन नहीं है, एफ फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो फॉर पार्ट BC। तो जो ब्लॉक इधर मूव करेगा, इसका मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ कि ये सर, ये एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से मूव करेगा, और इसको आप A1 मान लो। तो फॉर मैं BC की बात कर रहा हूँ, B to C मोशन में। और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट्स से एज्यूम कि हमारा AC पार्ट का लेंथ x है, और क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है कि BC इज ट्वाइस ऑफ AC। इस रिलेशन को अगर यूज कर लोगे आप, इसका x मानो, तो BC पार्ट का लेंथ मैं मान सकता हूँ 2x।
तो बीसी में थ्रू आउट जब तक ब्लॉक पॉइंट बी तक पहुंच नहीं जाता है तब तक जो है उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि उसका एक्सेलरेशन पॉइंट सी तक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज जी साइन थीटा रहेगा। तो फॉर बीसी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप यूज कर सकते हैं, 2as। और ये v1 में मान लेता हूँ, इनिशियल रफ्तार है 0। सो दोस्तों v1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, एक्सेलरेशन हमारे पास है जी साइन थीटा, और बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज हमने एज्यूम किया 2x। सो अच्छे से लिख लो, v1 स्क्वायर आपके पास आ गया, दिस इज 4g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? किसी भी तरह का डाउट हो किसी को तो बोलना है। ओके, अब हम लोग बातें कर रहे हैं रफ पार्ट जो हमारा है ए टू सी। ए टू सी का अगर मैं अलग से डायग्राम आपको समझाना चाहूँ तो बेटर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। मैं ए टू सी वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ए टू सी। ए टू सी ये एंगल हमारा थीटा है और ब्लॉक कहीं भी रहेगा। अब ये जो हमारे पास हो गया कि रफ इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट हमारा सी है और ये हमारा ए है। ये रफ में मूव करना शुरू कर दिया, तो इस पे अब फ्रिक्शन भी लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर वेट का कंपोनेंट भी आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा हमारे पास, ये हम एंगल ऑफ रिपोज में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट मैं लिख दूं तो एक्सेलरेशन ए टू जो हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये डाउन द इंक्लाइन आएगा, ठीक है, बिकॉज वेट का कंपोनेंट लोगे सारी बातें करोगे तो डायरेक्ट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब जो है ए टू सी में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और क्वेश्चन बोला कि फाइनली, क्वेश्चन रीड करोगे तो फाइनली बोल रहा है कि जब ब्लॉक पॉइंट ए पे आ जाएगा तो उसका रफ्तार हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब मैं ए टू सी में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बिकॉज थीटा कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट। ए टू सी में अगर आप यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ए भी पे तो रफ्तार आपका 0 होना है, यू स्क्वायर यू है। आप जब यहाँ पे पहुंचे उस समय रफ्तार आपका v1 है, मतलब यहाँ पे ब्लॉक का रफ्तार मैंने जूम किया कि v1, सी पे v1, तो v1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन अब जो आ रहा है ये a2 मान लो, a2, और डिस्प्लेसमेंट चलना है इसको x। तो यहाँ से जिस 0 इक्वल टू v1 स्क्वायर, v1 हमारे पास है 4g साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास है कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप देखिए, कुछ टर्म्स कैंसिल होता जा नजर आएगा, एक्स हट जाएगा और आपका जी हट जाएगा। तो जी हटाओ हर जगह से, एक्स हटाओ। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, करना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा आएगा, और प्लस 2 साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा, और कोफिशिएंट फ्रिक्शन वाले टर्म को मैं राइट साइड ले जाऊं, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 साइन थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 6 साइन थीटा इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा। हम्म और यहाँ से आप अगर यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 2 टाइम्स 3, तो म्यू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड कर लेंगे 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे ध्यान देखोगे, दिस इज म्यू इक्वल टू के tan थीटा। सो वैल्यू ऑफ के का वैल्यू जो हमारे पास है 3, तो वैल्यू ऑफ के इज 3।
तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। क्या समझ में आई? तो मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन किया। पहले आप फ्रिक्शनलेस पार्ट पे काम करेंगे, फिर फ्रिक्शन वाले पार्ट पे काम करेंगे। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एन insect is at the bottom of hemispherical ditch of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is at a height h from the bottom. Okay. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then find the value of h. क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक इंसेक्ट है, आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस पे क्रॉल कर रहा है, स्लाइडिंग चढ़ने का कोशिश कर रहा है, और कुछ सर्टेन हाइट बाद ये क्या कर रहा है कि फिसल जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। तो उस एच का वैल्यू बताइए जहां जस्ट स्लाइड होगा। ये एच हमें पता करना है कि एच का वैल्यू क्या होगा। और मैंने मान लिया कि उस समय एंगल थीटा बीटा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेगा यहाँ एंगल ऑफ रिपोज का। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस ब्लॉक के लिए। अब इस लाइन पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये लाइन। अब ये जो हमारे पास टेंजेंट है ये कुछ एंगल बनाएगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। अब यहाँ जस्ट स्लाइडिंग स्लाइडिंग कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन सेम है जब हम एंगल ऑफ रिपोज में बातें करते थे। एक ब्लॉक है और वो सम थीटा एंगल पे है और वो जस्ट स्लाइड करेगा, उस समय जो हमारा आता था एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है। अब ये एंगल थीटा कैसे हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एंगल थीटा कैसे हुआ और दोनों एंगल थीटा कैसे है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो इसको। यस, नॉर्मल को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। लेट से ब्लैक कलर लेता हूँ मैं। और इस ब्लॉक का अपना वेट लगेगा किधर, mg, mg वेट होगा। तो देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे इधर, तो दोस्तों ये एंगल भी थीटा वही हो जाएगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमें पता चल गया कि tan थीटा जो हमारे पास होगा म्यू एस, इसका मतलब tan थीटा इक्वल होगा म्यू एस। म्यू एस क्वेश्चन में गिवन है 0.75 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू हमारे पास मैं बोल सकता हूँ कि 3/4 के इक्वल होगा। क्लियर है बात? tan थीटा 3/4 आया तो साइन कॉस भी निकाल सकते हैं, हो सकता है जरूरी पड़े। अब मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वर्क करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब मैं क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या ये एच है तो क्या दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ ये भी तो एच होगा, हाँ या ना? अब देखो ये हमारे पास जो है सर्कुलर, जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल ट्रैक है उसका रेडियस आर है। तो यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये तो आर कॉस थीटा होगा सर। और ये पूरा ओ टू पॉइंट ए इज आर, और ये पॉइंट बी हमारे पास है। तो मैं अगर आपसे ए बी लिखना चाहूँ, ए बी इज वॉट, ए बी आप बोलेंगे दिस इज ओ ए माइनस ओ बी। और ओ ए जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्रैक। और ओ बी जो आपको दिख रहा है दैट इज आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एडजेसेंट कंपोनेंट। तो ए बी ही हमारा एच है दोस्तों। इसका मतलब एच जो आ रहा है दैट इज व्हाट, 1r × 1 - cos थीटा। और r का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस ऑफ ट्रैक का 1 मीटर हम यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, r की जगह पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1 × 1 - cos थीटा। सो अगर मुझे थीटा मिल जाए, cos थीटा का वैल्यू मिल जाए, तो h आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए थीटा निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प ले लेंगे यहाँ पे, जिसमें tan थीटा हमें पता है कि 3/4 है। तो सम कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट मान लीजिए 3 के 4 के, तो ये हो जाएगा 5 के। और यहाँ से आप cos थीटा लिखना चाहेंगे तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। अगर आप 4/5 यहाँ पे पुट कर लोगे, एच आ जाएगा आपके पास 1 - 4/5, दैट इज 1/5। 1/5 का मतलब आंसर आ गया कितना, 0.2 मीटर। मतलब जो
इंसेक्ट है वो हेमिस्फेरिकल सर्फ जो हमारे पास है डिच है, उस पे जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगा तो वो हाइट एच होगा ग्राउंड से, जहां पे वो जिससे आगे इस एच से जैसे ही आगे बढ़ेगा ये इंसेक्ट ये नीचे गिर जाएगा। क्या बात क्लियर है? उम्मीद करूंगा लेक्चर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि अ मास 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। तो इतना बात का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक हमारे पास ये मान लो सीलिंग है, और इस सीलिंग से एक मास हैंग कर रहा है, और थ्रू अ रोप, रोप के थ्रू हैंग कर रहा है। और इस रोप का लेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 4 मीटर लेंथ लेंगे। ओके। और मास गिवन है 10 kg। 10 kg इतना डाटा मैंने ड्रॉ किया। A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical, then F equal to। अब मैंने क्या किया है, इसी रोप के मिडिल में एक फोर्स लगा दिया। जब रोप यहाँ था तो यहाँ पे फोर्स लगा के खींचने लगा, एफ फोर्स से खींचने लगा। तो जैसे ही एफ फोर्स से खींचोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा आपको नजर आता हुआ दिखेगा। ये हमारा सीलिंग, और ये ओरिजिनल पोजीशन मैं डॉटेड से दिखाता हूँ। यहाँ से रोप कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो रोप को मैं डिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। रोप यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके। अब ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेट हमारा हैंग कर रहा है 10 kg का। यहाँ पे वेट हमारा हैंग कर रहा है 10 kg का। और आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगा रहे हो। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो फोर्स है ये वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें फोर्स ही कैलकुलेट करना है, सही बात है। और ये मास आपका 10 kg लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। आप कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, लैमेज लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो इधर टेंशन टी है तो 3 4 सिस्टम में हम लैमेज लगा सकते हैं। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक फोर्स हमारा एफ इधर हो गया, और आपका वेट लग रहा है कितना, तो 100 न्यूटन का वेट लग रहा है। और इधर स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप है टी। ओके। और जो एंगल सब हमें दिख रहा है क्या, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे एक अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप ट्रेस करेंगे, दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ज्योमेट्री यूज करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो अगर मैं टेंशन और फोर्स में एंगल पूछूं, ये एंगल हमारे पास हो गया 135 डिग्री। क्लियर है बातें? और इधर भी टेंशन और जो वेट लग रहा है हमारे पास 100 न्यूटन, उसमें जो एंगल है वो भी मैं बोल सकता हूँ कि 135 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। अप्लाइज लेमिज थ्योरम, लेमिज थ्योरम अगर अप्लाई कर लूँ मैं लिख सकता हूँ टेंशन टी और जस्ट उसके अपोजिट का एंगल साइन 90 इक्वल टू फोर्स एफ, एफ के जस्ट अपोजिट का एंगल हमारे पास कितना है, साइन 135 डिग्री इक्वल टू और हमारा जो वेट लग रहा है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का वेट, और उसके जस्ट अपोजिट का एंगल, तो साइन 135 डिग्री कर सकते हो। आप किसी दो पेयर को लेकर सॉल्व करो। हमें अननोन क्या निकालना है सर, हमें तो काम करना है किस पे, एफ निकालना है, हमें एफ पे काम करना है। तो मैं इसी दो पेयर को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर इस दो पेयर को आप लेके आगे बढ़ोगे तो एफ अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन साइन 135 डिग्री। यहाँ से साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा, एफ का जो वैल्यू आएगा दैट इज 100 न्यूटन। और ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।